नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर और पहली बार बात करेंगे पहली खबर में मौसम से जुड़ी खबर की। तो बेमौसम बरसात से आधा हिंदुस्तान मुसीबत में है। बंगाल की खाड़ी में दौड़ती भागती तबाह बस दहलीज तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये जो तबाही है जिसका असर कई राज्यों पर होने वाला है। फिलहाल बीरभूम और पश्चिम बंगाल के कई शहर पानी पानी हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तबाही से पहले की शांति है जो धीरे धीरे शहर शहर उसे भंग करने वाली है। कुदरत के कहर की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। भारी तबाही और बर्बादी से पहले की तस्वीर है। आसमान पर काले बादल छाए हुए जो लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। ऊपर काले बादल और नीचे भारी बारिश की फुहार है जो धीरे धीरे शहर को अपने आगोश में ले रही है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है। शहर के कई हिस्से भीषण बारिश से सराबोर हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। जो जहां है बस वहीं ठहर गया है। उसे बस इंतजार है काश बारिश थम जाए ताकि वो अपने घर, दफ्तर या दुकान पर पहुंच पाए। लेकिन मौसम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की खाड़ी में मौसमी परिवर्तन होने की वजह से देश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के और रफ्तार पकड़ने की संभावना तेज हो गई है। और खबर अब गुजरात से, क्योंकि गुजरात के कई शहर वहां जोरदार इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम विभाग ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के साथ साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई हिस्सों में अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। ये वीडियो नवसारी का है जहां झमाझम बारिश हो रही है। जहां तक नजरें जा रही हैं पानी ही पानी दिख रहा है। नवसारी में भी बारिश के साथ तेज तूफान का असर देखा जा रहा है। अगले 24 घंटे में गुजरात के अमरेली, भरूच, वलसाड़ और सोमनाथ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद सहित 20 जिलों में हल्की बारिश होगी, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 30 मई से 1 जून तक समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी है। अगले कुछ घंटों में गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव की टीम अलर्ट मोड पर है। आशंका जताई जा रही है कि बारिश के साथ आने वाला तूफान कुछ इलाकों में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी है। इस वक्त जलमग्न है। रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश, आसमानी आफत का यह नज़ारा असम के गुवाहाटी का है। सड़कें पानी पानी हैं। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। भारी बारिश से असर क्या है आपके सामने है। सैलाब सड़क पर उतर आया है। जल जमाव के बीच बड़ी और छोटी गाड़ियों को गुजरना उनकी मजबूरी है। दफ्तर जाने और आने वाले लोगों के लिए ये भारी मुसीबत है, तो बच्चों का स्कूल जाना भी जरूरी है। भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 2 पहिया गाड़ियां भी बीच में बंद हो गई हैं। मजबूरी ऐसी कि पिता बाइक को पैदल खींच रहा है, तो स्कूली बच्चा बाइक को धक्का देकर पिता की मदद कर रहा है। शहर के किसी भी हिस्से में देखें हालात कमोबेश एक जैसे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। भारी बारिश के बीच भी घर से निकलना लोगों की मजबूरी है और घर के बाहर भीषण बारिश और जल जमाव से शहर वासियों की जैसे जंग हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक अभी आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं बात नॉर्थ ईस्ट की करें तो मानसून ने अब मिजोरम में भी दस्तक दे दी है। राजधानी आइजल सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। हालात को देखते हुए राज्य भर के स्कूल बंद कर दिए गए। समय से पहले आए मानसून से कई राज्यों में तबाही आई तो कई जगह मौसम खुशगवार हो गया। वीडियो मिजोरम के आइजोल का है, जहां मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के साथ तूफान का असर भी देखा जा रहा है। सड़कों पर पानी है और कई जगह जाम जैसे हालात हैं। मिजोरम में भी समय से पहले मानसून ने दस्तक दी है, जिससे हालात अस्त व्यस्त हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल सहित कई राज्यों में समय से पहले दस्तक दी।
जिसका असर अब दूसरे राज्यों में दिखने लगा है। मिजोरम में भारी बारिश और तूफान को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर और नागालैंड में भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है और इन दो राज्यों के अलग अलग शहरों में भी बारिश हो रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। और देखिए, आने वाले दिनों में भी इससे छुटकारा फिलहाल तो आपको नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। समय से पहले मानसून की दस्तक और उस पर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के कमजोर इंतजाम मुंबई के लोगों को शुरुआती बरसात ने खूब रुलाया। जगह जगह जलभराव है, आवाजाही पर असर पड़ रहा है और उस पर बादल ऐसा झूमकर बरस रहे हैं जैसे सावन और भादों की झड़ी लगी हो। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सतारा और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट, जहां की बारामती और इंदापुर तहसीलों में हाल के दिनों में बरसात से काफी नुकसान हुआ है। तो परेशानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। ये अलग बात है कि बड़ा शहर और बड़ी आबादी की वजह से मुंबई की खबरें ज्यादा सामने आ रही हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं आप कि देश भर में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। बिना मौसम बरसात ने मुंबई का सियासी माहौल पहले ही गर्म कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में कहां-कहां मौसम की क्या-क्या आशंकाएं हैं, ये हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सिंधुदुर्ग रेड अलर्ट जारी है और भारी बारिश की भी आशंका है। रायगढ़ जिला, यहां पर भी रेड अलर्ट है और मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि सतारा में ऑरेंज अलर्ट है और भारी बारिश यहां भी हो सकती है। तेज हवाओं की आशंका है यहां पर। साथ ही साथ कोल्हापुर की बात कर लें तो भारी बारिश की यहां पर भी आशंका है और तेज हवाएं यहां भी चलेंगी। जबकि थाने में हल्की बारिश की आशंका है और तेज हवाएं भी चलेंगी। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो सकती है। कि पालघर जिले की बात कर ले तो हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं, लेकिन यहां पर ऑरेंज अलर्ट ही है फिलहाल। तो इस साल मानसून ने तय समय से पहले देश में दस्तक दी है, जिसका असर यह है कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। और देखिए, दक्षिण भारत में सबसे प्रभावित राज्य केरल है और केरल के कई शहर इस वक्त पानी पानी हैं। मूसलाधार बारिश, सड़क पर सन्नाटा, मुश्किल में जनजीवन। आसमानी आफत आई तो जिसे जहां जगह मिली वहीं बारिश से बचने के लिए छिप गया। सड़क पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही रफ्तार भर रही हैं। ये वीडियो केरल के कोच्चि शहर का है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर पर भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड और कासरगोड जैसे जिलों में रेड अलर्ट की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले भी भारी बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा, पथनमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर। दक्षिण में मानसूनी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है और इस इलाके में प्रशासन की सबसे ज्यादा नजर है। खबर केरल से है, जहां केरल के इडुक्की जिले में एक कुदरती नजारा सिर्फ बारिश के महीनों में ही दिखाई देता है। इस दौरान पेरियार की सहायक नदी पन्नियार कावी बना चेक डैम और झरना देखने लायक होता है। आप भी लुत्फ उठाइए। ये झरना, ये नजारा, ये ऊंचाई से गिरता पानी, वाकई ये मदहोश बनाने वाला मंजर है। कुतुंगुल झरना हर साल जून के महीने में होने वाली लगातार बारिश के साथ लबालब हो जाता है। इस बार मानसून पहले आ गया तो झरना भी समय से पहले तैयार हो गया। अब इस चेक डैम पर नजर डालिए। ये पेरियार की सहायक नदी पन्नियार पर बना है। बारिश के मौसम में बांध का पानी कुछ इस तरह बहता है। इस झरने और चेक डैम को देखने रोजाना काफी लोग पहुंचते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पानी बरस रहा है, बावजूद इसके खूबसूरत नज़ारे के दीदार के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये छोटा सा डैम कुतुंगुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
जो सालाना 79 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करता है। झरने की बात करें तो बांध बनने से पहले यहाँ साल भर ऐसा ही नजारा रहता था, लेकिन बांध बनने के बाद केवल बारिश में ऐसा मंजर दिखता है। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल के इडुक्की जिले की मुन्नार गैप रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है और इस व्यस्त सड़क से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां और सैलानी गुजरते हैं। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ खाई और बीच में NH85 पर मुन्नार गैप रोड, जहां नजारा बहुत खूबसूरत है, जिसे निहारते हुए सैलानी इडुक्की और आसपास के खूबसूरत स्पॉट की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन गिरती चट्टानों और गीली मिट्टी की वजह से ये रास्ता लगातार जानलेवा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से लगातार इस रास्ते पर लैंडस्लाइड होती रही है। खासकर हाईवे के नए सिरे से तैयार होने के बाद भूस्खलन के मामले बढ़े हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है और ना ही कोई दूसरा कदम उठाया गया है। 2022 में IIT मंडी, सेना और DRDO के अर्ली वार्निंग सिस्टम को मंजूरी मिली, लेकिन 2 साल बाद भी जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। मॉनसून दस्तक दे चुका है। लोग एक बार फिर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। समय रहते कार्रवाई की मांग की है ताकि गाड़ियों की आवाजाही और इमरजेंसी सेवाओं पर असर न पड़े और बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बेमौसम बारिश का संकट देश के कई राज्यों में मुसीबत बना हुआ है और जल्द राहत की उम्मीद भी फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ती। 30 मई यानी शुक्रवार को कहां मौसम का क्या हाल रहेगा, आपको विकास बताएंगे। शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से करते हैं। यहां पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन 5 राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी और बाढ़ का खतरा बना हुआ है और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह भी है। अगर दक्षिण भारत की हम बात कर लें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी तेज बारिश की यहां पर आशंका है। भारी बारिश से जलभराव की स्थिति भी यहां पर निर्मित हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भी तेज बारिश का अनुमान है। और अगर उत्तर भारत की बात कर लें तो उत्तराखंड भारी बारिश की आशंका है और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी वहां पर जारी है। तेज हवाओं का भी अलर्ट यहां पर है। कुमायूं जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आंधी और बारिश की यहां पर आशंका है। राजस्थान की बात कर लें तो लू का अलर्ट है यहां पर। तो एक तरफ आधी आबादी जो है वो भारी बारिश और आंधी से परेशान है, तो राजस्थान अभी भी लू लपट से परेशान है। यहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश और आंधी का जबरदस्त अलर्ट है। गुजरात हल्की बारिश की आशंका है। तो आप सभी राज्यों के लिए हमने आपको अपडेट कर दिया। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम विभाग भी यही कह रहा है। मौसम विभाग की जो अलर्ट है उस पर जरूर ध्यान दें। आशुतोष। बिल्कुल, अगली खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज में लिफ्ट लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनती जा रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां 6 लोग करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में। एक बार फिर लिफ्ट ने धोखा दिया। इस बार एक साथ 6 लोग फंसे। बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही थी। कम रोशनी और हवा में बेचैन होते रहे लोग। इनमें एक बुजुर्ग भी शामिल थे। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आस्था ग्रीन सोसाइटी का है। पिछले 10 मिनट से हम लोग लिफ्ट में फंसे हुए, क्लब हाउस के लिफ्ट में। इंतजार की घड़ियां बढ़ रही थी। फंसे लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में। अब पिछले 15 मिनट से फंसे हुए हैं। अभी तक किसी ने कुछ नहीं करा। कुछ दिन पहले गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ये बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। काफी देर तक फंसे रहने के बाद इसे बाहर निकाला गया। ताजा मामले की बात करें तो बात पुलिस तक पहुंच गई है। लोगों ने स्थानीय थाने में घटना की लिखित शिकायत दी है। सारे टीयर फंस गए हैं इस लिफ्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये जो विजिट है काफी अहम मानी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया है। रोड शो करीब 45 मिनट तक चला और पटना में पीएम मोदी का कितना भव्य स्वागत हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी स्वागतम। यशस्वी प्रधानमंत्री केवल देश की नहीं है। पटना की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब। प्रधानमंत्री के काफिले पर होती फूलों की बारिश। भारत माता के जयकारों से गूंजती पटना की फिजाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का जुनून। पटना एयरपोर्ट से करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ। पीएम का काफिला धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ा। रोड शो के दोनों तरफ जन सैलाब उमड़ा था। लोगों के हाथों में तिरंगे थे और लोगों की जुबान पर भारत माता की जय के जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले रंग की रेंज रोवर में सवार थे। हाथ हिलाकर बिहार की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो करीब 45 मिनट चला। जिस रास्ते से पीएम मोदी का रोड शो गुजरा, वहां ऑपरेशन सिंदूर की धाक दिखी, देशभक्ति का जज्बा दिखा। देखिए, बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कई मायनों में अहम माना जा रहा है। क्यों विकास? बिल्कुल, 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, अब इसकी डिटेल भी आप जान लीजिए। देखिए, बता दें, पटना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बहुत बड़ी सौगात दी। पीएम ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया यहाँ पर। ये टर्मिनल तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है और नए टर्मिनल की वजह से अब यात्रियों को, मुसाफिरों को वहां पर ज्यादा आसानी होगी। पुराना टर्मिनल छोटा पड़ने लगा था। और कल यानी 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का शेड्यूल क्या है, अब ये भी बताएंगे विकास। और देखिए शेड्यूल क्या है, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां जाने वाले, कहां रैली होने वाली, वो सब आपके सामने रख रहे हैं। आशुतोष, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे और विक्रमगंज में विशाल जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। यहाँ करीब 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास के लोगों को देंगे। और जनसभा में 29,000 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीनगर पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे पीएम। पटना सासाराम एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास होगा, जिससे लोगों को खासी सुविधा होने जा रही है। और इसके अलावा 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार का दौरा करेंगे, मतलब 29 और 30 दो दिन की बात। बिल्कुल, तो 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बिहार के लोगों के लिए सौगातों की यहाँ पर बारिश लेके आने वाला है। लेकिन देखिए, पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जिस रास्ते से निकला, वहां ऑपरेशन सिंदूर की छाप देखी गई। रोड शो के रास्ते पर ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर स्पेशल मंच भी बनाया गया था। दुश्मन ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत देखी। भारतीय सेना ने जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के इसी शौर्य की धमक पटना की सड़कों पर दिखी। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकला, वहां ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर स्पेशल मंच बनाया गया था। मंच पर 5 ब्रह्मोस मिसाइल, 2 रफाल फाइटर जेट सीना ताने पटना की सड़कों पर दिखे। ये मिसाइलें, ये फाइटर जेट्स जंग के मैदान में दुश्मन का काल बने थे, अब बिहार में सियासत की ढाल बने हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी लड़ाई तेज हो गई है। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर हैं। बीजेपी के लिए मिशन बिहार के मायने क्या हैं? ये इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 5 महीनों में पीएम मोदी चौथी बार बिहार पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे। पीएम ने अलीपुर द्वार में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर तंज कसा। कहा, मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ भी हुआ वो ममता सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। मोदी जी स्वागतम। पश्चिम बंगाल की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ ममता सरकार को जमकर घेरा। अलीपुर द्वार की जनसभा से मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा का जिक्र किया। टीएमसी सरकार को निर्ममता का प्रमाण बताकर सीधे ममता बनर्जी पर तंज कस दिया। यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण से लेकर करप्शन को भी मुद्दा बनाया। टीचर घोटाले को बुनियाद बनाकर ममता सरकार पर विरोध की मिसाइल दागी। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है।
वही देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब खुद पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ आ जाएगा। और ऐसा क्यों कहा है? राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, लेकिन राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मौका सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का था, जिसमें रक्षा मंत्री पीओके का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंक का कारोबार करने वाले पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और एक दिन पीओके के लोग खुद कहेंगे कि वो भारत के हैं और भारत वापस आए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग खुद को भारत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान से जब भी बात होगी सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। बात तो केवल अब पीओके पर ही होगी, तो क्या जल्द ही पीओके भारत के पास आ जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने थल सेना चीफ से पीओके गुरु दक्षिणा में मांग ली है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जवानों ने हिंदुस्तान का मान दुनिया में बढ़ाया, तो अब वक्त है उस लम्हे का जब भारतीय जवान पाकिस्तान से पीओके छीन लेंगे, क्योंकि थल सेना चीफ उपेंद्र द्विवेदी से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंत्र की दीक्षा के बदले पीओके मांग लिया है। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है और इतिहास गवाह है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य से दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा था, जिसे उन्होंने हंसते हंसते गुरु के चरणों में भेंट कर दिया था। तो क्या फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा? और अब बात दिल्ली से जुड़ी एक अच्छी खबर की। यमुना की सफाई का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है इस वक्त। ये मोदी ने नदी की सफाई के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। 3 साल में यमुना का पानी पीने लायक बनाया जाएगा। यमुना की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रही है, ढेर सारी दूसरी गंदगियां भी। ये तस्वीर देखकर अफसोस होता है, लेकिन उम्मीद बाकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। मशीन के जरिए जलकुंभी हटाई जा रही है, इसके बाद इसे किनारे पर फेंका जाता है। बाकी काम जेसीबी मशीन का है। ये एक दिन बाद की तस्वीर है। जलकुंभी हट चुकी है, गंदा ही सही नदी का पानी नजर आने लगा है। 5 दिन बाद का नजारा कुछ इस तरह का था। 10 दिन के बाद का ये मंजर खुशनुमा एहसास कराता है। यमुना की सफाई का ये तीसरा चरण है। वजीराबाद पुल, सोनिया विहार जैसे इलाकों में जलकुंभियों को हटा दिया गया है। बाकी जगहों से हटाने के लिए 45 दिन का टारगेट है। हालांकि उम्मीद है कि यह काम 25 दिन में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद गाद हटाई जाएगी। तो ये अच्छी खबर है, यमुना की सफाई हो रही है और इसको लेकर कई बार चुनाव में ये सब बड़े मुद्दे रहे हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी का लक्ष्य क्या है और एक्शन प्लान कैसे काम करेगा, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी, पीएम मोदी ने सफाई का लक्ष्य तय किया है और अगले 3 साल में यमुना को साफ करने का टारगेट है। सफाई कार्यक्रम की शीर्ष स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि स्वयं प्रधानमंत्री इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ इसको लेकर बैठक भी की थी। सफाई का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और सीआर पाटिल के हाथ कमान है। अमित शाह की नजर है, पीएम का टारगेट है और अगले 1.5 साल में यमुना का पानी नहाने लायक हो जाए। पीएम का टारगेट 3 साल के अंदर यमुना का पानी पीने लायक बनाने का है। 500 वॉलंटियर्स की भी इसको लेकर भर्ती की जाएगी।
वॉलंटियर्स लोगों को जागरूक करेंगे, यमुना में गंदगी, पूजा सामग्री डालने से भी रोकेंगे। आपसे भी अपील करते हैं, पूजा सामग्री वगैरह मत डालें, क्योंकि एक तरफ सफाई हो रही है और फिर आप उसमें गंदगी डालते हैं। इसको लेकर जो धारणा है थोड़ी सी उसमें बदल देनी चाहिए। इन दिनों सफाई का तीसरा चरण भी जारी है यमुना में। यमुना में जलकुंभी हटाई जा रही है, मशीनों से हटाई जा रही है। जलकुंभी कुछ ही घंटे में साफ हो जाती है। देखिए, हर दिन 9 घंटे यमुना से जलकुंभी हटाने का कार्य चालू है। जलकुंभी हटाने के लिए 45 दिनों का टारगेट यानी कि लक्ष्य रखा गया है। जलकुंभी हटाने के बाद नदी से गाद निकाली जाएगी और गाद निकालने के बाद नदी की उस पे जो ड्रेजिंग होगी, ये जानकारी है। ड्रेजिंग का मतलब है कि नदी के नीचे जो तलहटी में जमा कचरा है या रेत है उसको साफ किया जाएगा ताकि नदी की डेप्थ बढ़े। ड्रेजिंग से नदी में पानी का प्रवाह बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यमुना में गिरने वाले नालों के पानी की सफाई के लिए एसटीपी बनाए जाएंगे। देखिए, एसटीपी ही सबसे बड़ी अड़चन है। एसटीपी बने हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं और इस वजह से मैला पानी सीधे यमुना में मिलता है। एसटीपी के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यमुना में गिरने से पहले नालों का पानी साफ किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी और ये पूरा चरण है। थोड़ा वक्त तो इसमें लगता है और इसमें खर्च भी बैठता है। और अब आपको दिल दहलाने वाला एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक छात्र को बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये वीडियो बिहार के कोचिंग सेंटर का है। आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर में सभी बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और कोचिंग सेंटर के संचालक ने लाठियों से बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध में उतर आई है और आरोपी कोचिंग संचालक फरार बताया जा रहा है। ये तस्वीर है। और खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 14 एनकाउंटर्स हुए हैं और इसमें रेप के आरोपी के साथ साथ पुलिस पर हमला करने वाले बदमाश शामिल हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जुर्म करोगे तो गोली खाओगे कि संदेश के साथ उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। जानकार बता रहे हैं कि पिछले 48 साल में सूबे में जितने एनकाउंटर हुए हैं उतने 8 साल में भी नहीं हुए। यूपी में कल और आज रात मिलाकर कुल 14 एनकाउंटर हुए हैं। लखनऊ में 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी घायल, बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी जख्मी, बलिया में पुलिस पर फायरिंग करने वाला बदमाश घायल, उन्नाव में पुलिस पर फायरिंग करने वाला जख्मी, शामली में गोकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़, गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग का आरोपी जख्मी, मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, लखनऊ में पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हुई, नोएडा में लूटपाट डकैती करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इन एनकाउंटर के दौरान यूपी पुलिस ने रेप के आरोपी समेत 11 अपराधियों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी और शार्प शूटर नवीन कुमार भी मारा गया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस से मिलकर उसे ढेर कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर नवीन पर हत्या, लूट और डकैती सहित मकोका के 20 से ज्यादा केस यूपी और दिल्ली में दर्ज थे, जिसे हापुड़ में घेर लिया गया। हापुड़ के नगर कोतवाली इलाके के प्रीत विहार के जंगल में उसकी भिड़ंत पुलिस से हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। नवीन को गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि नवीन कुमार हापुड़ में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के सिपाही अंकुर और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दारोगा विजेंद्र सिंह भी जख्मी हुए हैं। नवीन कुमार हाशिम बाबा के साथ मिलकर अपराध को अंजाम देता था। मुठभेड़ के बाद नवीन कुमार के पास से एक पिस्टल मिली है। मौके से फरार नवीन के दूसरे साथी की पुलिस तलाश कर रही है। और वही देखिए, पहलगाम हमले के बाद घाटी में सैलानियों की तादाद काफी घट गई थी और लेकिन धीरे धीरे अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। कम तादाद में ही सही, लेकिन सैलानी खूबसूरत नजारों को देखने के लिए अब पहुंचने लगे। पहलगाम आतंकी हमले का खौफ पीछे छूट रहा है। घाटी में जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ रही है। सैलानियों की रौनक बढ़ रही है। बहुत सारे लोग इन खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए आ रहे हैं।
इन्हें कैमरों में कैद कर रहे हैं। नाच गाना भी हो रहा है। लोग यहाँ आकर खुश हैं, सुरक्षा इंतजाम से भी संतुष्ट हैं। ये किसी भी तरह के खतरे की बात को नकार रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबको आना चाहिए यहाँ पे, ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं है। तो यहाँ का जो माहौल है, जो हमने सुना था उससे बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन जो बता रहे थे कैसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आना ही चाहिए। अगर जिंदगी में कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये भीड़, ये रौनक आतंकी मंसूबों के खिलाफ देश का जवाब है। लोगों का जज्बा है और एक संदेश है कि जिंदा मुल्क को डराया नहीं जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सशस्त्र बलों को सैल्यूट किया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर हिंद की सेना के शौर्य का प्रमाण है, भारतीय सेना के अदम्य साहस का गवाह है। सशस्त्र बलों के सम्मान में ओडिशा के पुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। शिवराज सिंह चौहान के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और डिप्टी सीएम कनक वर्धन भी भारतीय सेना को सैल्यूट करते नजर आए। हिंद की सेना के सम्मान में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जब तिरंगा यात्रा निकली, पूरी की फिजाएं भारत माता की जय के नारों के साथ गूंजी। तिरंगा यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने दुनिया के कई देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी थी। लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ टेरर पर लगाम लगा दी है। माना जा रहा है कि इस निर्देश ने अमेरिका की राजनीति, व्यापार नीति और वैश्विक बाजारों की दिशा फिर से तय कर दी है। अदालत ने ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर रोक लगा दी है। ये रोक संघीय अदालत ने लगाई है और कहा है ट्रंप अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि ट्रंप को एक तरफा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई देशों पर लगे टैरिफ को प्रभावी रूप से निलंबित माना जाएगा। ट्रंप का वो आदेश भी निरस्त माना जाएगा जिसमें उन्होंने ग्लोबल फ्लैट टैरिफ, चीन पर ऊंची दर के शुल्क और फेंटेनिल से जुड़े टैक्स लगाए थे। ट्रंप को एक ही दिन के अंदर दो झटके लगे हैं। अब उनके बेहद करीबी माने जाने वाले एलन मस्क ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग कर लिया है। एक पोस्ट में मस्क ने लिखा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। और अब बात करते हैं एक भीषण हादसे की। आप तस्वीर देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। भीषण हादसे का ये वीडियो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर गाड़ी का ये हाल है तो इसमें सवार लोगों की क्या हालत हुई होगी, रिपोर्ट में देखिए। किसी सड़क हादसे के बाद अगर गाड़ी की ऐसी हालत हो जाती है तो उसे हादसा नहीं बल्कि भीषण हादसा ही कहेंगे। गाड़ी की तस्वीर घटना की भयावहता को बताने के लिए काफी है। गाड़ी की ये तस्वीर जिसने भी देखी उसने दांतों तले उंगली दबा ली। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है और इस भीषण हादसे में बिहार के एसटीएफ के एक दारोगा और एक जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए गुजरात के सूरत जा रही थी। इसी बीच एमपी के रतलाम में नेशनल हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुआ। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। भीषण हादसे के बाद स्थानीय एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल एक घर में भीषण आग लगी थी और अनुज चौधरी साथी पुलिसकर्मियों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे।
इस आग की चपेट में आने से कोई बुरी तरह से झुलस सकता था, ये जानलेवा भी साबित हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि हादसा टल गया। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। मौलागढ़ इलाके के एक मकान में सुबह के वक्त आग लग गई। ये आग बड़ी तेजी के साथ भड़की और इसने पूरे घर को जद में ले लिया। जानकारी मिलने के बाद सीओ अनुज चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश के दौरान आग भड़क गई। अनुज चौधरी, उनके साथी पुलिसकर्मी और बाकी लोग जान बचाकर भागे। और वहीं देखिए, इस बीच असम के गोलाघाट जिले का एक शख्स नमक को खास तरीके से प्रोसेस करता है। कैसे करता है? पारंपरिक कोरियन तरीके से बने इस बैम्बू सॉल्ट की काफी डिमांड है। इसके खास फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपने बांस से बहुत सारी चीजें बनती देखी होंगी, लेकिन बैम्बू का ऐसा इस्तेमाल शायद ही कभी देखा हो। बहुत सारे लोग बांस में चावल, मछली और मांस बनाते हैं। यहाँ नमक बनाया जा रहा है। सामान्य नमक को बांस में डालकर उसे खास बना दिया जाता है। बाहर के देशों में इसकी काफी मांग है। भारत में भी डिमांड बढ़ रही है। इंटरनेशनल तो इसका बहुत हाई मार्केट है, पर हम लोग का इंडिया में भी इसका बहुत सारा लोग ले रहा है इसको। बहुत बेनिफिट्स है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बैम्बू सॉल्ट को बनाने में काफी मेहनत पड़ती है। 9 बार प्रोसेस करने के बाद ये तैयार होता है। हाँ, जो मतलब शुद्ध नमक होता है उसको हम लोग बैम्बू में डाल के उसको 9 टाइम्स रोस्ट करता है। 1-2 बार नहीं, 9 टाइम्स उसको रोस्ट करके उसको रेडी करता है और ये तब इसका बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाता है। खास तरह का ये नमक सेहत के लिए अच्छा बताया जा रहा है। कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के नाइट सेल में कूलर लगाए गए हैं और साथ ही चिड़ियाघर के ज्यादातर हिस्सों में वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। और इंतजाम कैसे हैं, रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी और उमस दिल्ली के जमकर पसीने छुटा रही है। गर्मी बेजुबानों को भी लगती है, लेकिन इस बार प्रबंध पक्के हैं। चिड़ियाघर चले आइए, हाथी पानी से मस्ती करते नजर आएंगे। बत्तखें ठंडे पानी के सरोवर में अटकेलियां करती दिखेंगी। हाथी हो, बत्तखें हो, भालू हो या फिर टाइगर, सबके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिन भर चिड़ियाघर के मैदान में स्प्रिंकलर पानी की बौछार करते नजर आएंगे। जानवरों के नाइट सेल तक में तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर सेल में कूलर लगाया गया है। जो हमारे नाइट सेल जिसमें कि रात में जानवर रहते हैं, उसमें कूलर की व्यवस्था की जाती है। हमारे हर नाइट सेल और बहुत सारे जो हमारे उनके क्रॉल हैं उसमें भी कूलर की 1 या 2 कूलर, ताकि जानवर रात में भी गर्मी से परेशान न हो। गर्मी में इंसानों की तरह जानवरों को भी डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, इसलिए चिड़ियाघर में वेटनरी डॉक्टर्स की टीम चौकस है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को गर्मियों के हिसाब से खाने पीने का इंतजाम किया गया है। चलिए खबरों बढ़ेंगे आगे। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद घाटी में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। अनंतनाग के माटंड सूर्य मंदिर में योगा का अभ्यास भी चला। सीआरपीएफ के जवानों और टॉप अफसरों ने स्कूल के बच्चों और आम नागरिकों को योगा की ट्रेनिंग दी। अमन पसंद घाटी फिट रहे और हिट रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग के रणबीरपोरा की हैं। मारतंड सूर्य मंदिर में योगा का सेशन चल रहा है। मंच में सीआरपीएफ के अफसर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सामने खुले मैदान में स्कूली बच्चे योगा का गुर सीख रहे हैं। स्कूली बच्चों के साथ आम नागरिक भी हैं और सीआरपीएफ के जवान भी, जो योगा ट्रेनर के निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। योगा के अलग अलग आसन लगाए जा रहे हैं। योगा के इस स्पेशल सेशन में बच्चों से लेकर घाटी की बेटियां तक शामिल हैं। योगा ट्रेनर के एक एक निर्देश का पालन किया जा रहा है। हरित योगा थीम के तहत घाटी को योगा के गुर सिखाए गए। संदेश दिया गया कि योगा कीजिए, फिट रहिए।
बाला दराड़े नासिक में शिवसेना यूबीटी के शहर प्रमुख हैं। वो पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार नहीं होते, लेकिन उनके विवादित बयान से बड़ा बखेड़ा जरूर खड़ा हुआ है। एक महाविकास आघाडीतील घटक म्हणून विनंती की त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची त्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी। अन्यथा नाशिकमध्ये यायच्या अगोदर एक शिवसैनिक म्हणून आम्ही त्यांना काळं पासू, त्यांच्यापर्यंत जर पोहोचू शकलो नाही तर आम्ही निदान त्यांच्या ताफ्यावर तरी दगडफेक करू। ही माझी वैयक्तिक शिवसैनिक म्हणून भूमिका आहे व मी त्या भूमिकेवर ठाम आहे। इस बयान के बाद कांग्रेस से पार्टी प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल पलटवार के लिए आ गए। जो कुछ भी बात नासिक में उद्धव बालासाहब ठाकरे के कार्यकर्ता ने की है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है वो उद्धव बालासाहब ठाकरे और संजय राउत तय करेंगे। उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात तो ये विचारधारा की लड़ाई है, स्पष्ट तरीके से राहुल जी कह चुके हैं। शिवसेना यूबीटी ने दराड़े के बयान से किनारा किया है। पार्टी प्रवक्ता सुषमा आंद्रे ने कहा है, ये बयान पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है।